नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बाद झुग्गियों का झंझट, तेज हुई चुनावी खटपट की। दिल्ली विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। सभी दल झुग्गी वासियों को लुभाने में लगे हैं और इसका एक मुख्य कारण दिल्ली की करीब 2.5 लाख झुग्गियों में रहने वाली आबादी है, जो यहां के चुनाव की दिशा तय करने में अहम किरदार निभाती है। झुग्गी वासियों की बढ़ती संख्या और उनके लिए स्थायी आवास की कमी चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बन गई है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी नीतियां और वादे पेश कर रही हैं। अब किसके वादे और दावों में दम है, ये तो आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन दिल्ली में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुके झुग्गी वासी कितना बदलाव करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अरविंद केजरीवाल झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। केजरीवाल जी, अरे नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर दिन एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। इस समय राजनीतिक दलों का फोकस झुग्गियों पर सबसे ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 11 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे और अगले दिन ही आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी झुग्गी बस्ती पहुँच गए। अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 10 साल नहीं सोए। मैं आपकी जमीन बचाने आया था, नहीं आया था 10 साल पहले। झुग्गी वासियों की तादाद दिल्ली में इतनी है कि वे एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुके हैं और इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीतिक दल झुग्गी पुनर्वास और झुग्गी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था का वादा कर रहे हैं। आपने इस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, जैसे झुग्गी वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और स्थायी आवास देने की बात करना। उधर भाजपा भी इसे साधने में पीछे नहीं है। दिल्ली की हरेक झुग्गी बस्ती में जाकर झुग्गी बस्ती वालों का दर्द, जब हमारा घोषणा पत्र आ जाए, आप लोग देखना, आपके एक एक दुख दर्द का इलाज हमारे घोषणा पत्रक में होगा। केजरीवाल जी, देश भर में मकान बने, आपने मोदी जी का गरीब आवास रुका। अरे नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। भारतीय जनता पार्टी ये सब कर दिखाएगी भाइयों बहनों। कर अमित शाह जी ने जिस तरह से दिल्ली के झुग्गी के लोगों को झूठ बोला और झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश की, आज इस झुग्गी कैंप में हम आए हैं उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रही है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है, इनका एक ही दोस्त है। दिल्ली चुनावों में झुग्गी वासियों का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण दिल्ली में सबसे ज्यादा 65,468 झुग्गियां हैं। 64,206 झुग्गियों के साथ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का नंबर आता है। तीसरे स्थान पर चांदनी चौक 51,958, चौथे पर पूर्वी दिल्ली 46,180 का नाम आता है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 29,182 झुग्गी आती हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में झुग्गियों की संख्या 24,831 और पश्चिम दिल्ली में 22,363 है। दिल्ली में 675 से अधिक झुग्गी क्लस्टर्स में 20 लाख से अधिक लोग अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग न केवल बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी चिंता उनके घरों की कानूनी स्थिति को लेकर है। अवैध झुग्गियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने इन लोगों के बीच खौफ और चिंता का माहौल बना दिया है। पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी हिस्सों में अवैध निर्माणों को तोड़ने के अभियान चलाए गए थे। इनमें तुगलकाबाद, गोविंदपुरी और सुंदरनगर जैसे इलाकों में भारी विध्वंस कार्य हुआ। दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप में लोगों को 2023 का वो लम्हा आज भी याद है, जब बुलडोजर ने 2000 झुग्गियों को ढहा दिया था। दिल्ली के पहले इन सीटू पुनर्विकास परियोजना में, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नेहरू कैंप, नवजीवन कैंप और भूमिहीन कैंप के झुग्गी वासियों को फ्लैट्स दिए हैं, वहां लगभग 8000 झुग्गी परिवारों में से 2000 परिवारों को आवास मिल चुका है।
इस पुनर्विकास योजना में आम आदमी पार्टी की राजनीति या कहें कि उनके द्वारा दिए जा रही सब्सिडी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दिल्ली चुनाव की लड़ाई झुग्गी पर आ गई है और तकरार भी तेज नजर आ रही है। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूँ, दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शकूर बस्ती की झुग्गियों पर दिए बयान को गलत और झूठा बताया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर केजरीवाल झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं। उनको मेरी सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। उधर झुग्गी वासियों के हितैषी बनने के लिए पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी शकूर बस्ती गए थे। शकूर बस्ती की कुछ झुग्गियों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह उन झुग्गी बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहां झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। तो तुम्हारी नाक के नीचे झुग्गी के क्लस्टर हट गए, तुम कर क्या रहे थे भाई केजरीवाल? से ये सवाल पूछना चाहिए ना, क्या बचाओगे झुग्गी जब तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में झुग्गी नहीं बचा पा रहे हो? अब वो किसने तुड़वाई हो किसने नहीं, कहीं सड़क पर आए किसी झुग्गी के कार्यकर्ता के लिए लड़ते हुए दिखे, कोई टूटती हुई झुग्गी रोकते हुए दिखे? तो ये तो सिर्फ एक बहाना है, एक कहानी है बाकी दिल्ली के लिए कि झुग्गी झोपड़ी मेरे अंदर नहीं टूटेगी। अरविंद केजरीवाल का झुग्गियों से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि पहली बार नहीं है कि हर बार वो झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का वो चुनाव हार रहे हैं और ये उनको नजर आ रहा है। इस हार की बुखलाहट में लोगों को बरगलाने के लिए वो तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों पर सियासत तेज हो गई है। 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे की घोषणा 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83.49 लाख, महिला मतदाता 71.74 लाख, युवा मतदाता 25.89 लाख हैं। पहली बार वोट देने जा रहे मतदाताओं की कुल संख्या 2.08 लाख है। दिल्ली में 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 100 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 830 है। ऐसे में अंत में किसका एजेंडा झुग्गीवासियों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। पांच साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो अरविंद केजरीवाल झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। केजरीवाल जी, अरे नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। चलिए, तो झुग्गियों का झंझट है और तेज हुई चुनावी खटपट है। जाहिर तौर पर यह होना था, लेकिन इस वक्त ये बात सोचने वाली है कि करीब 2.5 लाख आबादी देखिए कम नहीं होती है। क्या वाकई एक जायज सवाल है कि इस बार दिल्ली चुनाव में जो नैया पार लगाएंगे वो झुग्गीवासी ही होंगे? और जाहिर तौर पर उनके स्थापन की विस्थापन की जो बातें हो रही हैं, जो मकानों की बात हो रही हैं जिन्हें तोड़ दिया गया था, पुरानी चीजों को निकाला जा रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, बहुत सारी बातें ऐसी आ रही
रही हैं। इस वक्त सब लोग जो झुग्गीवासी हैं वहां उनके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या है झुकाव जो झुग्गीवासियों का है वो किसकी तरफ है? कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने किया है, हम उनको वोट देंगे। कुछ लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में किसकी तरफ कहते हैं पड़ला भारी दिखेगा? सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे आकाश वर्मा। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आकाश जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? आकाश जी, मुझे ना थोड़ी सी आज क्लियरिटी चाहिए। देखिए, कौन सही है कौन गलत है, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना, वो सारी चीजें लाना सब एक तरफ हो जाएगी। मुझे बात सिर्फ इतनी सी पूछनी है आपसे कि जो चीजें झुग्गी वासियों को लेकर हो रही हैं, अमित शाह जाते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, तमाम चीजों को रखा जा रहा है, जो सही है लीगल है उस पर बात हो रही है, यहां तक तो ठीक है। बड़ा सवाल यह है कि जब एलजी साहब ये आकर कह दें या ये तमाम बातें कह दें कि भ्रम फैला रहे हैं केजरीवाल, गलत कर रहे हैं वो और उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आप समझ रहे हैं उनका मैसेज। अब ये एक अलग विषय हो गया, कहाँ झुकाव है, किस तरफ है, क्या नहीं है, लेकिन उनका ये मैसेज जब पब्लिक डोमेन में आएगा ना, तो पद की गरिमा को रखते हुए देखिए विश्वास उन पर भी किया जा सकता है। तो ये सारी बातें क्यों इस वक्त पे आ रही हैं? क्या इसका एक खामियाजा नहीं लगता अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। एलजी साहब को पद की गरिमा की मर्यादा रखनी चाहिए। उनको, वो एक बहुत बड़े पद पर है, उसको उस गरिमा को रखते हुए, अपनी पद की गरिमा को रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, इस तरह के झूठे बयान नहीं देने चाहिए। जैसे कि पहले भी उन्होंने बताया था कि वो कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, फिर एलजी साहब कुछ नया बयान दे देते हैं, फिर वो बोलते हैं मैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक्शन ले लूंगा। भाई, एलजी साहब जो है वो क्लियरली देखिए, पूरी तरह से एलजी साहब जो है वो भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान। उनका दौरा ये नहीं था कि जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान। उनका कहने का मतलब ये था कि जहां झुग्गी वहां मेरे दोस्तों के मकान। इनका दोस्त कौन है वो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से केंद्र सरकार चला रहे हैं। 10 सालों में इन्होंने 4700 झुग्गियां बनाई हैं। टोटल दिल्ली में झुग्गियां 4 लाख। अगर 10 साल में प्रधानमंत्री जी 4700 झुग्गियां बनाते हैं तो 4 लाख मकान बनाते हैं, तो उन 4 लाख झुग्गियों के लिए मकान बनाने में तो उनको 100 साल लग जाएंगे। ये कैसे वादा कर रहे हैं? और तो और मकान देना तो दूर, मकान बनाना तो दूर। राखी जी, इन लोगों ने पिछले कई वर्षों में 30,000 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ दी, जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये झुग्गी तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे तुगलकाबाद हो, चाहे महरौली हो, चाहे सुंदर नगरी हो। भारतीय जनता पार्टी ने, एलजी साहब ने हमेशा से झुग्गियों पे बिल्डोजर चलाया है। इनसे मकान बनाए नहीं जा रहे हैं। ये पीठ पीछे ये झुग्गी वालों के साथ जाते हैं, झुग्गी वालों के साथ बैठते हैं, उनको अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं और पीठ पीछे ये झुग्गियों का टेंडर कर देते हैं। जैसे कि शकूर बस्ती में इन्होंने झुग्गियों की जमीन का टेंडर किया। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है कि जहां झुग्गी वहां हमारे दोस्तों के मकान। इनका पूरा प्लान रेडी है। ये झुग्गियों को खत्म करके वहां पे अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को उस लैंड को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को आगे आके इसको देखना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में भाजपा ने पिछले कई सालों में झुग्गियां तोड़ी हैं, उस हिसाब से भाजपा कतई झुग्गी वालों के भरोसे के लायक नहीं है, वोट के लायक नहीं है। और इस बार दिल्ली की जनता, दिल्ली के झुग्गी वाले सब मन बना के बैठे हैं कि वो इस बार अरविंद केजरीवाल को फिर से अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं, हमने इनसे कहा था कि भैया आपसे नहीं हो रहा तो आप रहने दो। जनवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल जी ने लेटर भी लिखा था कि भाई आप जो है झुग्गियों वाला लैंड है हमें दे दो, हम डिस्ट्रिक्ट से इसको बनवा लेंगे। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिया, बल्कि दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने का काम किया भाजपा ने हमेशा से। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है।
प्रदीप जी, यहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस तरह की बातें जो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो ठीक नहीं है, एलजी साहब जो कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं। खैर ठीक है, देखिए मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कितना उनको करके दे रही है और कितनी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोगों का तो पूरा प्लान है। अभी आकाश जी ने भी यहाँ पे वही बात बोली कि आप लोग का पूरा प्लान है कि कहाँ किसको कितनी जमीन देना है, कितनी झुग्गियों को तोड़ना है। तो फिर उनका सच्चा हितैषी कौन है? आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि कौन कितना उनको दे रहा है असल में, अब तक की चीजों को उठा के देखे तो। राखी जी, आपको और पूरे दर्शकों को लोहड़ी और माघ मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि सभी का आने वाला समय बहुत अच्छा हो। अब आते हैं, बात करते हैं मुख्य चर्चा पे। मैं अपेक्षा रखूंगा कि कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा और मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। राखी जी, अरविंद केजरीवाल जी वही है जो जब एक एनजीओ में काम करते थे, नौकरी करते थे या चलाते थे तो भगवान ही जाने, तो कहते थे राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने बच्चों की कसम खाई। मैं अपने गांव के काली माई के मंदिर पे जाकर के ना उनके बच्चों के लिए मैंने प्रार्थना की है कि उनसे कोई नजर उजर ना लगे, झूठी कसमें खाई। फिर उसके बाद गडकरी जी पे आरोप लगाया, जेटली जी पे आरोप लगाया, झूठी कस्में, झूठे वादे सब करके फिर हाँ एक काम करते हैं, अदालत में वो लिखित में देते हैं कि हाँ मैंने इससे गलती हुई, ये मेरी गलती थी। वो पब्लिक डोमेन में आता नहीं है, लेकिन फिर हमारा काम होता है उसको ले आना। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसमें बड़ा अंतर है। अब उससे भी महत्वपूर्ण बात कि अरविंद केजरीवाल जी एक विचाराधीन व्यक्ति हैं, वो उनको अभी सजा याफ्ता नहीं है, अभी वो गिल्टी प्रूवन नहीं हुए, लेकिन आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बोला है कि आप सेक्रेटरिएट में जाएंगे नहीं। तो आम आदमी पार्टी का तो सबसे बड़ा झूठ यही है कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहा है और जबकि वो जा नहीं सकते, यानी अपने आप को न्यायपालिका और संविधान से ऊपर समझते हैं। दूसरी बात कि जी ये अब बीते 10 वर्षों में वही बातें कर रहे हैं जो हर चुनाव से पहले करते थे। तो क्या ये काट की हाड़ी में दूसरी बार में छेद नहीं होगा? पहली बार में ही छेद हो जाता है, यहाँ तो इनकी दूसरी बार चल गई, तो तीसरी बार इनका तेजी, इनका जो जिसपे आधार होता है वो खत्म हो चुका है, जनता का भरोसा जा चुका है। वैसे आम आदमी पार्टी अच्छी मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग लोग बहुत अच्छी करते हैं, इसको इस बात को मानना पड़ेगा। 550 करोड़ का इन्होंने बजट पहले ही 2015 में ही सुनिश्चित कर लिया था कि हम अपने आने वाले 5 सालों में अपना विज्ञापन करेंगे, 550 करोड़ का बजट रखेंगे। 31 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की जो है टैक्स में कमी आई है, ये उधार ले रहे हैं शासन को चलाने के लिए। और एक और बड़ी बात, जिस बात का ये ढिंढोरा पीटते थे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हर जगह जाके कहते थे 28% लोगों में कमी आई है 23 से 24 के बीच में मोहल्ला क्लिनिक में जिसमें जाते थे, जो कि 4 घंटे चलता था, 1 बजे तक बंद हो जाता था। पूछने पे पता लगा कि दवा की गुणवत्ता और संसाधनों की वहां पे उपलब्धता, इसके कारण से ये 5-10% नहीं, पूरा 28% की कमी आई है आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिकों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातें, देखिए मैं तो आप पूरा प्रोग्राम दे देना बोल दूंगा, लेकिन अन्य वक्ता भी है, उनको भी बोलना है, आपका समय कीमती है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो बातें कह रहे हैं, 5 तारीख को पता लग जाएगा कि उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है दिल्ली में, 3 आम चुनाव हुए बीते 11-12 वर्षों में और 3 में से ना कांग्रेस का खाता खुला ना आम आदमी पार्टी का खाता खुला। बातें बड़ी बड़ी, जब 72 पे जाते हैं ठीक है, ये भी स्वीकार्य है कि 3 में कम 70 आपको मिली, 8 में कम 70 आपको मिली, लेकिन उसका ठीक उल्टा होने जा रहा है। दिल्ली की जनता अगर सर पे बैठाना जानती है तो पैरों में भी लाना जानती है। इस बार दिल्ली की जनता ने मल बना रखा है। ठीक है, बीबी शर्मा जी सुन पा रहे हैं? जी बीबी शर्मा जी, कांग्रेस आज कह रही थी कि वाकई में जो अरविंद केजरीवाल हैं वो झुग्गी वासियों के हितैषी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम हितैषी हैं, हम तमाम चीज़ों को कर देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है हम कर देंगे। देखिए जो हम है ना, वो मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ पर समझ में आ रहा है क्योंकि 2.5 लाख झुग्गी वासी जो हैं या जो आबादी एक दिल्ली से निकल कर आती है वो कम नहीं होती है। महत्वपूर्ण ये है कि अब तक किन परिस्थितियों में झुग्गियों को तोड़ा गया था, क्या हुआ है, एलजी साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि हमेशा ये सवाल उठा है कि उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। ये मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का ही हमेशा से कहना रहा है, तो उस जगह पे नहीं जाना। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस वर्ग के लिए तो पुनर्वास की बातें हो रही हैं प्रचार के दौरान, इनको सुविधा देने की बात हो रही है, तो फिर ये लड़ाई क्यों आ रही है कि हम हितैषी हम हितैषी? भाई जिसको देना है वो देगा ही ना, जिसको देना था उसने अब तक किया ही होगा। तो मुझे लगता है वो खुद अपना एक माइंडसेट लेके बैठे होंगे कि उन्हें वोट कहाँ डालना है। जी, सबसे पहले मैं 2-3 चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। दिल्ली में जो लैंड है वो सारी की सारी डीडीए के अधीन आती है, कैंटोनमेंट एरिया को छोड़ के, और जो डीडीए है वो सब जानते हैं कि एलजी साहब के अधीन आता है। अगर कहीं भी आपको पुनर्वास का काम करना है और आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी तो आपको डीडीए जमीन देगा।
अब पिछले 10 सालों से लगातार ये झुग्गी वासियों की जो बात करी जा रही है भाजपा द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा, भाजपा सबसे पहले डीडीए उसके अधीन आता है अपरोक्ष रूप से फिलहाल, क्योंकि एलजी साहब का शासन है। ठीक है जी, अगर वास्तव में उन्हें जरूरत थी, वास्तव में उन्हें लगता था कि झुग्गी वासियों को हमें मकान देने चाहिए, तो पिछले 10 साल से क्या परेशानी थी? अब एन चुनाव के टाइम पे आती मोदी जी आते हैं, 1650 जो है फ्लैटों की चाबियां सौंपने का उपक्रम करते हैं। हम झुग्गी वासियों के लिए करबद्ध हैं, हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उनका सम्मान दिलाना जानते हैं। आपने गिनाया करीब करीब 2.5 लाख झुग्गियां दिल्ली में। ठीक है जी, 2.5 लाख में से आप देखिए कि 1650 फ्लैट कितने होते हैं, आधा % भी गिनती नहीं बैठती। अगर वास्तव में आपको साहब चिंता थी तो आप ये काम पहले से भी कर सकते थे, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आपने सिर्फ आदेश करना है डीडीए हमें जमीन चाहिए और डीडीए जमीन देगी। कोई रोक सकेगा प्रधानमंत्री जी के आदेश को? नहीं रोक सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि चुनावी मुद्दा है, चुनाव आए तो झुग्गी वासियों की याद आई। अब झुग्गी वासी इनके प्यारे हो गए, रातों को उनके घर में बिताई जा रही हैं, अगले दिन झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। आज रात बिता के आएंगे, उन्हें पता लग जाता है कि आज ही हमारे यहाँ रात बिता के गए हैं तो हमारी जो है झुग्गी खतरे में है। अब झुग्गी वासियों का एक और आपको उदाहरण देता हूं, आपको मजनू के टीले के पास अप्रवासी भारतीय आए थे, हमारे अप्रवासी नहीं थे, मतलब शरणार्थी थे, अफगानिस्तान से काफी सारे हिंदू परिवार आए थे, उनको वहां पे बसा दिया गया। और उसके बाद वो जमीन आती है डीडीए के अंदर में, क्योंकि खादर की जमीन है, और उसके बाद डीडीए ने उनको वहां से एक बार इस्तेमाल करा, ये बीजेपी ने उन्हें सीएम ऑफिस पे प्रदर्शन करने के लिए। उन्होंने कहा हमें जगह दो, हमें जगह दो, हमें जगह दो। जिस दिन उनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो गया बीजेपी का, अगले दिन वहां पे बुलडोजर चला दिया डीडीए ने अपनी जमीन बताते हुए। अगर वास्तव में किसी की चिंता थी तो आपने वहां पे बुलडोजर क्यों चलाया? पहली चीज, आपका दोहरा चरित्र जाहिर हो गया कि अफगानिस्तान के शरणार्थी हमारे हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं, और मजनू के टीले पे उनकी सारी झुग्गियां जमींदोज कर दी। अब दूसरी बात आती है 2.5 लाख झुग्गी वासियों की, आपने बताई सारी, आपने टोटल गिनती बताई। अब 2.5 लाख में से दिया कितना है? 1650, और एक 1650 पैसे पहले कालकाजी में, जहां झुग्गी वहां मकान, वहां भी लगभग इतने सही है 1500 फ्लैट अप्रोक्सीमेट सारे मिलाते हैं तो टोटल 3000 फ्लैट बनते हैं। अब 3000 और 2.5 लाख, कितना बड़ा गैप है? कौन रोक रहा है इनका हाथ, कौन पकड़ रहा है? अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। ठीक है जी, आम आदमी पार्टी कहती है हम इनका ध्यान रखेंगे, हम इनकी बात करेंगे, हम इनके लिए वो करेंगे। तो आपने कहाँ इनके लिए आप बात उठाई? कहाँ एलजी साहब के पास आपने फाइलें भेजी? कहाँ इनको रेगुलराइज करने का आपने मौका दिया? कहाँ आपने अपने जल बोर्ड की पाइपलाइनें वहां बिछाई? नहीं है ना, कोई भी, कोई नहीं है। ये दोनों पार्टियां मिलकर सिर्फ जनता को परेशान करने में लगी हुई हैं। वोट के टाइम पे इन्हें सबकी याद आ जाती है। अब सिर्फ झुग्गीवासी क्यों, दिल्ली में मिडिल क्लास भी तो है, मिडिल क्लास की बात क्यों नहीं करी दोनों पार्टियों ने? मिडिल क्लास जो आज टैक्स के फेर में फंसा पड़ा है, उसको समाधान कैसे होगा? जो मिडिल क्लास है वो भी तो लगातार चूसा जा रहा है, उसकी भी तो खून चूस रहे हैं टैक्स, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। झुग्गी 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 याद आ गई और झुग्गियों पे सारी राजनीति आके टिक गई। जो मुख्य मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया। अब बार बार एलजी साहब कहते हैं जी हमें हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ, हम नहीं तो मुकदमा दर्ज करा देंगे। साहब डीडीए के अधीन आप ही तो हो, सिरमौर आप ही तो हो, और किसके ऊपर आरोप लगाएंगे ये बताइए आप? कोई इसका जवाब है? नहीं दे पाएंगे। अब वास्तव में जिसका काम करने का मादा होता है वो काम किस तरह से करता है? आपको याद होगा कुछ साल पहले तक दिल्ली में झुग्गियां थी बहुत सारी। उसके बाद जब हमारे कांग्रेस का शासन था और उससे पहले के शासन काल में त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, नंदनगरी, सुंदर नगरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, इंद्रपुरी, जितनी तमाम पुरियां बची हुई दिल्ली में सारी की सारी कांग्रेस ने बसाई और 25-25 गज के जड़ समेत फ्लैट दिए थे उन्हें। ये होता है काम करने का मादा। और कभी उस चीज का कोई ढोल नहीं पीटा, कोई प्रचार नहीं करा, उनके लिए काम करा। पूरी की पूरी कॉलोनियां बसाई गई और यहाँ आगे सिर्फ 1650 फ्लैट देके झुग्गी वासियों का हितैषी होने का दम भरते हैं। हम झुग्गी वासियों के साथ हैं। साथ होते हो तो इस तरह से साथ हुआ जाता है जब पूरी पूरी कॉलोनियां बसाई गई हैं। आज लाखों लोग उन कॉलोनी में रह रहे हैं, जानते हैं आप इस बात को। लेकिन इन दोनों पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति के टाइम पे इन्हें याद आता है। अब जैसे ही चुनाव निपटेंगे आप ये भूल जाएंगे सारी बात। एक छोटी सी बात और कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जिस तरह से ये बात करते हैं चुनावी मुद्दों की, जम्मू कश्मीर में चुनाव थे उससे पहले इन्होंने क्या कहा था? हमें जम्मू कश्मीर में जिता दीजिए, हम इसका स्टेटहुड बहाल कर देंगे। आज भी उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं भाई स्टेटहुड की बात कब होगी? अब ये भूल गए। और लगातार इनके सिलेंडर की और 2100 रुपए की सम्मान राशि की और तमाम चीजों की तो खैर बीजेपी का कोई सानी नहीं है। जहां जहां वादे करे, यूपी में आज तक लोग योग कह रहे हैं सर होली भी बीत गई, दिवाली भी बीत गई, हमारा फ्री सिलेंडर कहाँ है? ना होली का सिलेंडर मिला, ना दिवाली का सिलेंडर मिला, ना 450 रुपए में मिल रहा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इनके वही झूठे वादे थे। 5 साल पूरे होने से पहले मैं भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दूंगा। और उससे पहले नायब सिंह सैनी साहब का क्या कहना था? मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लूंगा, नियुक्ति पत्र पहले दूंगा, हर महिला को 2100 रुपए देंगे। अब वो कहते हैं कि जी 5 साल पढ़े, 5 साल से पहले 2100 रुपए दे दिया जाएगा। तो अब इनका वही बात है, इन्होंने झुग्गी वासियों को मकान देने का वादा तो कर दिया है। अब जब ये सत्ता में आएंगे, नहीं सत्ता से बाहर होना है इन्होंने, उसके बाद झुग्गी वासी इनके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। ठीक है, रुद्र प्रताप जी सुन पा रहे हैं?
जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। रुद्र प्रताप जी, मुझे लग रहा है राजनीतिक दल अपनी अपनी बात देखिए रखेंगे, ठीक है, पक्ष विपक्ष है, ये तमाम जवाब मुझे लग ही रहा था कि ऐसे ही कुछ आएगा। असल में दिल्ली का जो इलेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दों पे जो बात होनी चाहिए वो तो मुझे काफी दिनों से नदारद से ही नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे दिख नहीं रहे कि बड़े मुद्दों के साथ कोई बात कर रहा हो, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें जरूर आ रही हैं जो इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है दिल्ली के जो झुग्गीवासी हैं जिनकी आबादी लाखों में आ रही है, वो जाहिर तौर पर एक अच्छा खासा वोट बैंक है। दिल्ली में इससे पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, जाहिर तौर पर सभी वर्गों का वोट मिला है, तभी तो उनकी सरकार बनी। लेकिन इस बार के जो फैक्टर्स हैं या जो चीजें आई हैं, काफी कुछ उथल पुथल देखने को मिली दिल्ली में, और इस वक्त पे जो पूरा एक फैक्टर आके रुका है झुग्गी वासियों पर, उनके पुनर्वास की बात हो रही है, उनको प्रॉपर मकान देने की बात हो रही है, सब लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी अच्छी जो बात है, आपको लग रहा है ये अच्छी अच्छी बात से चुनावी है या वाकई में असल में जो पहले हुआ है उसका एक रिजल्ट यहाँ के लोग इस बार दिल्ली इलेक्शन में दिखाएंगे? देखिए राखी जी, ये तो बातें चुनावी ही हैं। कारण क्या है कि जो ये बातें हो रही हैं, कितने मकान हैं और उतने मकान बना दिए जाएंगे, वो पॉसिबल कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली के चुनाव को इस बार समझना पड़ेगा कि दिल्ली का चुनाव इस बार है क्या, क्योंकि दिल्ली का चुनाव इस बार 2020 जैसा चुनाव नहीं है कि जहां पर एक तरफा आम आदमी पार्टी की जीत हो रही थी, और उस समय या 2015 की हम बात करते हैं तो वहां पर जीत का जो मार्जिन था बहुत बड़ा था, उसको बीजेपी पाटने में कहीं न कहीं नाकामयाब हुई थी। लेकिन इस बार जब चुनाव हो रहा है 20 के बाद जब 25 में आ रहा है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल हर तरफ से घिरे हुए हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप देख लीजिए या उनके जो चुनावी वादे थे उन पे बात कर दी जाए, तो अब एक एक वोट महत्वपूर्ण हो गया। और जहां तक बात करी जाएगी कि जो झुग्गियों का वोट है, ये माना जाता है कि परंपरागत तरीके से आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिलता है, वोट बीजेपी की तरफ नहीं गया है, जो पहले के चुनाव के हिसाब से अगर उन आंकड़ों पे हम जाते हैं। तो अब यहाँ बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश है। और उसी कोशिश में उन्होंने, आपने देखा होगा कि वो काफी लंबे समय से उस पर काम कर रहे हैं, और उनके जो लोग हैं, संगठन के लोग या जो प्रचारक हैं, बहुत लंबे समय से झुग्गी बस्तियों में काम कर रहे हैं। दूसरा एक चीज होता है कि ये अभी जल्दी में आपने देखा होगा कि जब दिल्ली की बारिश हुई थी या एक गर्मियों में आपने देखा होगा, तो सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई दिखाई दिया था तो झुग्गी वासी ही दिखाई दिए थे, क्योंकि गर्मियों में उनको पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही थी और पानी के लिए बहुत परेशानी उन्होंने झेला। और जब बारिश हुई थी तो बारिश में भी आपने देखा होगा कि वो वही सबसे ज्यादा परेशान थे, या जब बाढ़ आई थी दिल्ली में आपने देखा होगा तब भी वही ज्यादा परेशान थे। तो इसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है इस चीज को बताने के लिए कि ये जो वोट है, जो अरविंद केजरीवाल को आपने बार बार 2 बार चुना है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 10 साल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल अब चाहे कितना भी आरोप लगाएं केंद्र सरकार को के ऊपर, क्योंकि ये केंद्र का चुनाव तो है नहीं, ये राज्य का चुनाव है, और आप केंद्र को कोस करके कोई फायदा नहीं। अब आपको अपनी उपलब्धियां गिनानी है, और अपनी उपलब्धियों में जो अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियां थी वो सब 2020 के पहले की बात है। चाहे आप बात करते हैं स्कूलों की, या आप बात करते हैं फ्री बिजली की, या आप बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, ये आपके 2015 के चुनावी वादे थे जो 2020 से पहले पूरे हो चुके हैं। 2020 के जो वादे आपने किए थे 2025 में, आप उस पर बात नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं कि केंद्र सरकार मुझे जमीन दे दे, या तो अगर ऐसी बातें होती तो ये बात पहले करी जा सकती। इसी को काउंटर कर रही है बीजेपी कि अगर मेरी सरकार आती, क्योंकि आपने देखा होगा ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू नहीं है, जिसमें पूरे देश भर में 3 करोड़ से या 3.5 करोड़ मकान बनाए गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, या आयुष्मान भारत जो योजना है वो दिल्ली में लागू नहीं है। इस तरीके से बीजेपी इसको प्रचार कर रही है, क्योंकि ये चीजें अगर दिल्ली में लागू होते तो शायद ये जो झुग्गियों की समस्या है या जो आवास बनाने की बात होती वो और ज्यादा बनते, क्योंकि वो उन्हीं के उसी वर्ग में आते हैं जिस वर्ग में झुग्गी के लोग हैं। इसलिए बीजेपी इस चीजों पे बहुत गंभीरता से काम कर रही है, क्योंकि उसको इस बार दिखाई दे रहा है कि इस बार हम कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन करने की स्थिति में हैं। तो कोई भी छोटे से छोटे जो भी पॉइंट है उसको बारीकी से देखा जा रहा है कि उस पॉइंट को हम कवर करें। और जैसे वोट में, राजनीति में 2 तरह से चीजें चलती है। अगर आपका 1% वोट कम होता है और किसी का 1% बढ़ता है तो 2% होता है। तो इस तरीके से अगर झुग्गियों के वोट बीजेपी की तरफ आते हैं तो डबल नुकसान होता है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जहां तक बात करी जाती है कि जो मध्य वर्ग है वो बीजेपी को हमेशा से परंपरागत उनका वोट बैंक है, जो आपने देखा होगा 30 से 35% के बीच में जो बीजेपी रह रही है वो हमेशा से रह रही, तो उनके पास है। उसमें वो सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस
कुछ वोट बैंक अपना बढ़ाती है, कुछ वोटर को जो 4% उनका वोट बैंक है उसको अगर वो पार करती है, वो आम आदमी के ही वोट काटेगी। और इन जगहों से अगर हमको वोट परसेंट में थोड़ी सी और बढ़त मिलती है तो हम इस बार सरकार बनाने की स्थिति में। तो ये जो उम्मीद के साथ बीजेपी इस समय काम कर रही है, तो इसलिए आप देखेंगे हर उन छोटों मुद्दों पर बात करी जाएगी जहां से आम आदमी पार्टी के जो परंपरागत वोट हैं उनको अपनी तरफ खींचा जा सकता है। और यहाँ कहीं कहीं इसलिए सफलता बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है अरविंद केजरीवाल का काफी विवादास्पद रहा है, क्योंकि झुग्गियों की बात जो आज वो जाकर के कर रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल को मतलब सत्ता में रहते हुए नहीं देखा जाता है, चुनावी समय में वो जाते हैं। और इस बार उनका जिस तरह से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वो अलग तरीके से है। तो इसका फायदा उठाने में बीजेपी कहीं कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इस चीज में वो ज्यादा कामयाब हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को केवल आरोप लगाने वाली जो राजनीति है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। लोग उसको देख करके थक चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी, ये जैसे कि हमारे गुप्त सूत्रों से खबर होगी मिली है, ऐसे ये सब लोग इससे थक चुके हैं, क्योंकि ये बहुत आम बात हो चुकी है। अब कुछ नया उनके पास करने के लिए नहीं बनता है। तो जैसे केंद्र पे आरोप लगा देना, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना, अब लोकसभा का थोड़ी चुनाव हो रहा है, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, आप विधानसभा में हो, विधानसभा के मुद्दे पे आपकी बात होगी, केंद्र की थोड़ी राजनीति। तो ये चीजें उनको आज सूट कर रही हैं, और इस उम्मीद में बीजेपी जब है तो वो हर उस मुद्दे पर काम करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि झुग्गी में आकर आखिर कांग्रेस की दिल्ली की राजनीति झुग्गी में ला दी गई है ना, क्योंकि अब आप बाकी चीजों पर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो घेरने में कामयाब हो रही है। और अरविंद केजरीवाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इन मुद्दों में फंसते जा रहे हैं और घिरते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कुमार राकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? कुमार राकेश जी, चलिए कुमार राकेश जी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। एक बार फिर से आकाश जी, बहुत सारी बातें हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। अब ये तो दिल्ली की जनता जो अब नतीजे देगी 8 फरवरी को, तभी पता चलेगा कि आखिर कितने % किसके तरफ वोट गए हैं, किसका झुकाव किसकी तरफ है, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये हो गया है कि जिन बातों को लाया जा रहा है, जो आरोप लगते जा रहे हैं, उसका क्लेरिफिकेशन बहुत क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं, स्पष्ट रूप से चीज़ों को रखना पड़ेगा। यदि उसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप दिखेगा तो जनता इतनी समझदार मुझे लगता है दिल्ली की है। मैं उस 2.5 लाख आबादी को भी गिनूं, यदि जो झुग्गीवासी हैं तो वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं एक अच्छा मकान हो जाए, उनको सुविधाएं मिल जाएं, उनका पुनर्वास हो जाए। जिन्होंने पहले किया है वो एक विश्वास जता सकते हैं, लेकिन लगातार ये जो आरोप प्रत्यारोप इस तरह की चीज़ें आएंगी ना, तो फिर एक व्यक्ति ना उस जगह से छूटता है, आप उसको खींच कर नहीं ला सकते हैं। तो उनके हित की बात हो जाएगी तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और झुग्गी में रहने वाले को उसको एक मकान मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही ये कहते रहे हैं कि जहां पे झुग्गी है हर झुग्गी वाले को मकान मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है दिल्ली का कि दिल्ली का लैंड है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, उसको एलजी साहब मैनेज करते हैं। हमने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी हैं कि भाई आपसे ठीक नहीं हो रहा है, आपने पिछले 10 सालों में सिर्फ 4700 मकान बनाए हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है। आप एक काम कीजिए, वो लैंड हमें दे दीजिए, हम हमारे पास अपना डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है, हम उससे करा लेंगे। ये उससे भी नहीं कराने देते। तो देखिए पूरी की पूरी बात जो साफ है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो चाहती नहीं है कि जो झुग्गी है उसका विकास हो, क्योंकि भाजपा की अपनी एक प्लानिंग है। उनकी प्लानिंग ये, जैसे कि मैंने अभी बताया शकुर बस्ती वाले झुग्गी एरिया का, उन्होंने वहां पे जो रेलवे वाली की बात करो मैं, उसका टेंडर किया हुआ है। मतलब झुग्गी वालों को झूठ बोलकर, उन बेचारों को धोखे में रखकर वहां के लैंड का टेंडर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है एलजी के माध्यम से। ऐसे पूरे दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां हैं, जितनी भी 4 लाख झुग्गियां जहां जहां बसी हुई है, उनको तोड़कर झुग्गी वालों को धोखे में रखकर वहां पर अपने प्राइवेट दोस्तों के मकान, उनके कॉम्प्लेक्सेस बनाने का भारतीय जनता का पूरा प्लान है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार में आ जाए, वैसे तो उनका कहने का कोई मतलब नहीं है, अगर वो 2-4 सीट भी भारतीय जनता पार्टी ले आए तो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होगा उनका। लेकिन अगर ये लोग सरकार में आ गए तो एलजी के साथ मिलके ये आने वाले 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। जिस तरह से पिछले कई सालों में इन्होंने लगभग 30,000 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी हैं, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं।
तो ये भाजपा के, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने भाजपा के प्रवक्ता से झुग्गियों पे सवाल किया था, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने अब तक उन झुग्गियों पे बात नहीं करी। उन्होंने 2-4 मिनट की जितनी भी अपनी बात रखी, वो सिर्फ यहाँ वहां की बचकानी बातें करते रहे, ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमकाना हुआ था। उनसे आप सवाल कीजिए कि वो झुग्गियों पे बात करें। क्या उनकी सरकार ने तोड़ी नहीं झुग्गियां? क्या उनकी सरकार ने 3 लाख लोगों को बेघर नहीं किया? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी को चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहता हूं, ये हितैषी बनकर झुग्गियों वालों के, तो जितने भी अब तक, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनकी सरकारी एजेंसियों के साथ झुग्गी वालों के केसेस चल रहे हैं, डिमोलिशन के केसेस चल रहे हैं। अमित शाह जी उन सारे केसेस को वापस लें, कहे वो अपनी एजेंसियों को कि भाई झुग्गी डिमोलिशन के जितने भी केसेस है सारे हम वापस लेंगे। अमित शाह जी सुप्रीम कोर्ट में ये कहे कि जो 2 साल में जितने भी झुग्गी टूटी है उन सबको हम दोबारा वहां पे पुनः बसाएंगे, ये कहे ना। मैं इनको चैलेंज करता हूं, क्या है ऐसा कर सकते हैं? आप इन सब झुग्गियों में सवाल करेंगे, देखिए ये 2013 की बात करेंगे, 2015 की बात करेंगे, लेकिन झुग्गियों में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके दिल में चोर है, इनका प्लानिंग हो चुकी है, इनका प्लान है जहां झुग्गी वहां हमारे दोस्तों के मकान। ठीक है, चलिए उसका भी मैं जवाब लूंगी। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए, और बड़े सारे सवाल उठा रहे हैं, इसका भी जवाब देते चलिएगा। कुमार राकेश जी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कुमार राकेश जी, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आ रही हूँ सर। ठीक है, ठीक। हाँ, राखी जी जो बीच में ये बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैं बस याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय को, दिल्ली सरकार को फटकार लगानी पड़ी थी कि आप अपने विज्ञापन का पैसा तो आपके पास होता है, लेकिन क्या शिक्षकों की तनख्वाह सही समय पे देने का पैसा नहीं होता है? ये कह रहे थे कि आपसे नहीं हो रहा है तो हमें दे दीजिए। क्या गारंटी है कि वो अगर जमीन इनके पास गई और संबंधित धन उपलब्ध हुआ तो वो काम गरीबों की झुग्गियों के नहीं करेंगे? हमने तो 16,000 से ज्यादा बिल्डिंगें और मकान बना कर झुग्गियों में बात कीजिए, मैंने जितनी बात रखी, मैंने झुग्गियों में बात कहाँ से बुलाना है इनको? इसके पहले तो आम आदमी प्रवक्ता ऐसे नहीं बीच में बोलते थे, कौन है ये? प्रदीप जी वो जवाब झुग्गियों पे मांग रहे हैं, तो उनको जवाब दे दीजिए ना। वो उनको लग रहा है कि आप भाग रहे हैं इस विषय से। नहीं राखी जी, आपने शायद देखा होगा, आप ही के विजुअल में भी चल रहा है, जो ऊंची बिल्डिंगें हैं, कालका जी क्षेत्र जहाँ के इनकी मुख्यमंत्री आती थी चुनाव लड़ने, वहीं पे बहुत बड़ी इमारत खड़ी हुई है जो कि झुग्गी वालों को दी गई है, तो उनकी जो है खिसक गई है जमीन। किसी भी जो पपेट चीफ मिनिस्टर है उनकी जमीन खिसक गई है। इनको पता नहीं है कि रियलिटी में वो हो चुका है। इनको खुली आंखों से जो सपने आ रहे हैं वो धरातल पे नहीं उतरने वाले। झुग्गी वासियों ने देख लिया है कि किसने उनको मकान दिया है। अब इस पे चर्चा इनसे होगी नहीं। आज कहाँ से, अगर सुना करिए भाई, ये कार्यक्रम, ये चैनल सुनने के लिए जाना जाता है। आप भी बोल रहे थे, मैं भी बीच में बोल सकता था, इतने समय से मैं तो शांति से सुन रहा था। तो अब आप देख लीजिए, ये जनता भी देख रही है और बाकी दर्शक भी देख रहे हैं कि इनकी काल और चरित्र में क्या समानता है। हम तो ये कहते हैं, देखिए मैं जो है ना राखी जी, मेरी भगवान से प्रार्थना है, बहुत विनम्र प्रार्थना है कि कांग्रेस को कोई और विशेष आशीर्वाद न दे। कांग्रेस केवल अपना जो दम है उसी से चुनाव लड़ ले, वो अक्टूबर न दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी जो लंबी लंबी फेंकते हैं, क्या वो एलिजिबल है मुख्यमंत्री का चेहरा होने के लिए? नहीं। जवाब है नहीं, क्लियरली नहीं। आप बताएंगे नहीं, दिल्ली की जनता, अरे कैसे मना कर रहे हैं? अरे क्या है ये? अरे बीच में ना बोलिए, मुझे लॉजिक बताइए। सुना ना, शांत रहिए, पहले सुन लीजिए फिर बीच में बोलिए। राखी जी देखिए, आपके कार्यक्रम की गरिमा मैं नहीं गिरा सकता, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो विषय है आप दोनों को एक दूसरे से लड़ने का, झगड़ने का अधिकार है ना सर, तो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप भी झेलिए, उनके जवाब भी दे दीजिए। मैं इंटरप्ट वहीं पर करूंगी जहां मुझे कोई ऐसी चीज लग रही होगी, या दूसरों को आप बिल्कुल बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट, अभी आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी एलिजिबल नहीं है, 1 मिनट सुनिए तो। अभी आपने बोला अरविंद केजरीवाल जी एलिजिबल नहीं है, कांग्रेस को आप कह रहे हैं कांग्रेस बस अपने मजबूती से लड़ ले, वॉकओवर ना दे, कांग्रेस को भी आप ले आए। अब फिर ऐसे तो सवाल वहां से भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन सा है मुख्यमंत्री का दिल्ली में, बात फिर वहां भी आ जाएगी। राकेश जी, हमने बहुत सारे प्रदेशों के चुनाव बिना चेहरे के लड़े और हमें वहां पे बम्पर सीट मिली है। मैं आपको बता दूं, बीबी शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गाली गलौज पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? सब जानना चाहते हैं।
आप पूछिए इनसे। एक सवाल का जवाब ठीक है, चलिए आकाश जी, हाँ एक सेकंड, देखा मैंने आपका पोस्टर देखा। अरविंद केजरीवाल जी न्यायालय द्वारा सचिवालय में जाने से रोके हुए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी सचिवालय जाएंगे या अपने आप को संविधान और न्यायपालिका से ऊंचा समझते हैं? चलिए पहले तो मुझे ये बता दीजिए, जो पुनर्वास और सुविधाओं का वादा हो रहा है वो मिल जाएगा कि नहीं झुग्गी वासियों को? भाई 20 लाख 2.5 लाख आबादी बहुत होती है, उस पर आ जाइए अभी। अब सचिवालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो अपन देखेंगे 8 फरवरी के बाद। राखी जी आप ही के चैनल पे वो विजुअल चल रहे थे जो कि झुग्गी वालों को ही मकान दिए गए हैं। अगर उनको देखने में इनकी आंखों पे पर्दा है तो फिर मैं नहीं कह सकता। दर्शक देख रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है और बाकी सारे देश भर के लोग देख रहे हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने। प्रदीप जी, मुझे तो विजुअल्स में बिल्डिंग्स भी दिखाई है मैंने, आज तो विजुअल्स में मैंने झुग्गियां भी दिखाई है, मैंने अतिक्रमण जब टूट रही थी झुग्गियां वो भी दिखाया है। नहीं तो मेरे तरफ आ रहा है ना कि बार बार बिल्डिंग फोकस है। भैया बिल्डिंग एक तरफा फोकस मैंने नहीं किया, मैंने तो सारी चीजों को रखा है सामने। राखी जी वो जो बिल्डिंग है ना वो झुग्गियों में रहने वाले लोगों को ही मिली है। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बाकी लोग तो मानेंगे नहीं, लेकिन वो जो बिल्डिंगें हैं आप चाहे अपने रिपोर्टर्स भेज के वो उसको कंफर्म करा लीजिएगा, आपके सोर्सेस से कंफर्म करा लीजिए, लेकिन वो झुग्गियों की जगह पे बनी बिल्डिंग है जिसमें झुग्गियों के ही लोग रह रहे हैं। कौन सी जगह पे? इलाके का नाम बताइए। आप किसी भी चुनाव जहां से लड़ रही है वहां से। कहां से लड़ रही है आप बताइए। अरे आपकी नेता आपको नहीं पता कहां से लड़ रही है? चलिए एक सेकंड रुकिए। हाँ बीबी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। कुमार राकेश जी वेट कर रहे हैं। हाँ, बस छोटा सा एक सवाल का जवाब चाहूंगा प्रदीप जी से। आप झुग्गी वासियों के इतने हमदर्द अगर बन रहे हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। जब 2023 में G20 का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था हमारे देश में, उससे पहले अगर आपको झुग्गी वासियों की इतनी चिंता थी तो आपने झुग्गी वासियों को मकान क्यों नहीं दिए केंद्र सरकार ने? क्यों G20 समिट के दौरान उनको पर्दे से ढक दिया गया था? सिर्फ मुझे इस बात का सवाल का जवाब दे दीजिए, बस मेरे लिए काफी है। क्यों उनको पर्दे के पीछे छुपाया गया था, ये बताइए। अगर आपको वास्तव में उनकी चिंता थी, G20 का था बजट, उसमें से कुछ करोड़ भी आपने खर्च करे, सिर्फ करा गया पर्दे लगाने के लिए। अगर झुग्गी वासियों के लिए आपकी इतनी सहानुभूति थी, उससे पहले आप उनको तैयार कर सकते थे ना। नहीं, जवाब सुन लीजिए ना। 2008 में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। जमुना पुस्तक पे बहुत झुग्गियां थी, वो आज तक वापस नहीं आई। कहाँ गई वो झुग्गियां? इसका जवाब है आपके पास? प्लॉट दिए हुए हैं भवाना, सबको प्लॉट दिए हुए हैं। पूछिए, आगे की बात करिए। आज तक तो कभी किसी कांग्रेस के नेता ने बोला नहीं। भवाना जाके देखिए, सबको प्लॉट मिले हुए 25-25 गज के। सर भवाना जाके देखिए। आप अक्सर में क्या है कि आप भी इंडी गठबंधन क्या है, मैं जनता बोली नहीं है, इंडी गठबंधन में आप उनके साथ हैं। लोकसभा चुनाव अपने साथ लड़ा, पंजाब का चुनाव आपने एक दूसरे को केवल दिखाने के लिए विरोध से लड़ा, तो उनकी आदत तो आपको भी लग गई है। आधार के कहीं बोल दीजिए हवाना, इसके पहले तो किसी नेता ने जवाब नहीं दिया। आप आज बता रहे हवाना तो ठीक है, लेकिन भवाना दिल्ली बॉर्डर पे है भवाना गांव, वहां पे दिए गए प्लॉट उनको। और रही बात आपने गठबंधन की बात करी, तो गठबंधन जो था वो सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था, सब आप इस बारे में जानते हैं। शर्मा जी, कालका जी में वो जो बिल्डिंग है ना, तो राकेश जी के जो चैनल पे अभी दिख रही थी वो बिल्डिंग कालका जी विधानसभा में है। तो आपके मित्र को नहीं पता था कि उनकी वर्तमान मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो वहां पे है। तो वहां से वो जो करीब शिफ्ट होकर के दूसरी झुग्गियों में चले गए, वो बवाना नहीं गए, वो दिल्ली में ही रह गए। सर बवाना दिल्ली का हिस्सा है साहब। अरे कहाँ पहुंचे ये? मुझे तो जवाबों से ही ऐसा लग रहा है कि बड़ा घालमेल है। क्यों हितैषी बनने का झूठा नाटक ना करे कोई, बहुत अच्छा होगा। जो उनके हित का है वो उसको कर दीजिए, उसमें कोई बहुत भारी कुछ तो करना नहीं है। ऐसी बातें तो कम से कम ना आए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये पूरी चर्चा भी लोग देखते हैं। मुझे लगता है वो जो दिल्ली की जो इतनी बड़ी आबादी, जो झुग्गीवासी जिन पर हम चर्चा करने बैठे, वो तो इस चर्चा को देख लेंगे तो सोचेंगे वाह, अब हम वोट भी दें या ना दें, और दें तो फिर किसको दें। खैर, कुमार राकेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई 2.5 लाख आबादी बहुत होती है जिन झुग्गी वासियों के लिए सच्चा हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है? क्या लग रहा है इस बार वही नैया पार लगाएंगे? क्या मत है आपका? राखी जी, मैं काफी देर से सबको सुन रहा था। मुद्दे की बात ना बीजेपी कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, ना आप पार्टी कर रही है। ठीक है, बीजेपी, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि चलो उन्होंने 16,000 मकान बनवा दिए झुग्गी वासियों के लिए। झुग्गी का मतलब, मैं सीधे बोलता, किसी को अच्छा लगे बुरा, बहुत बड़ा झूठ। और केजरीवाल महाझूठ। और केजरीवाल जैसे लीडर के लिए नार्को टेस्ट बना है। सभी लीडर को नार्को टेस्ट से गुजरना चाहिए कि कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर। रही बात जो पब्लिक की बात कर रहे थे, काफी देर से मैं धैर्य से सबको सुन रहा था कि 2.5 लाख है या 3 लाख है, ये झुग्गी का
एक्चुअल सर्वे कराया जाए, जो बीजेपी भी नहीं करवा रही, एलजी भी नहीं करवा रहे, इसमें से 95% ये बाहर से आए हुए लोग हैं, मोस्टली रोहिंग्या हैं, जो देश के दुश्मन है। इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। सब अपनी वोट की राजनीति, अपनी रोटियां सेकने के लिए उछल कूद इधर उधर कर रहे हैं। वो हमारे टैक्स पे केजरीवाल जी ने अभी एक आरटीआई आया है, बीजेपी के साथ प्रवेश जी ने और किसी ने 3-4 लोगों ने आरटीआई डाले हैं, उसमें कहा है कि इन्होंने कई झुग्गी वालों से पैसे लिए कि मकान ला देंगे, आज तक नहीं दिया। 8 साल हो गए, 9 साल आ गए। ये फैक्ट, मैं जो भी बोल रहा हूँ फैक्ट्स बोल रहा हूँ। कि तीसरी बात, जो भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कहीं से भी जमीन वाली नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी बात कर रही है, यदि 16,000 मकान बना के दिया, तो संदीप दीक्षित ने कहा था चलो तुमने तो भाई, आप वाले ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ तो किया। उसको शीला दीक्षित समय में ही प्रोजेक्ट पास हुआ था, आज उन्होंने बना के तो दिया। जो इतनी बसें चल रही हैं दिल्ली में, एक भी दिल्ली सरकार की नहीं है। डीटीसी के ड्राइवर के बुरे हालात हैं। बाकी जो भी है, इन्होंने 10 काम बता दे कि 10 काम किया। मोहल्ला क्लिनिक बोला, वहाँ ढोर बकरी बैल और कुत्ते घूम रहे हैं। जो स्कूल की बात कही, अभी 500 स्कूल है एग्जाम्पल के लिए, 3-4 स्कूल को फोटो लिया, बनाया, बोला न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। माय गॉड, न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छपाया मैं जानता हूँ उसको। न्यूयॉर्क टाइम्स में कई मेरे दोस्त हैं, कई मित्र हैं, तो मैं आप जानते हैं, मैं ट्रेवल करता हूँ और मित्र लोग हैं देशों में, तो मैंने पता किया कैसे छपा। उस पर कोई कार्यक्रम करना पड़ेगा। मैं 2 स्कूल लेकर के, मैं मनीष सिसोदिया से पूछिए कितने स्कूल बनाए, सारे स्कूल मॉडर्नाइज कर दिए, स्विमिंग पूल बना दिए। पानी नहीं है पीने का, टैंकर माफिया है, स्विमिंग पूल बनवा दिए स्कूलों में। तो ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं, तो दिल्ली की जनता, मैं भी दिल्ली का वोटर हूँ, सब थक गए लोग। मैं आपको बताऊं, बड़े साफ साफ बता रहा हूँ, पहली बार जब आए थे ये केजरीवाल साहब, मैंने वोट दिया था आप पार्टी को, इस विश्वास तक चलो देश में शुचिता की राजनीति तो होगी, एक अच्छा बंदा आया है। आज की तारीख कोई बोले हमको $5 मिलियन दे तो मैं वोट ना दूं, क्योंकि जो भी है अभी क्या है, सब फ्रस्ट्रेट हो गया, झुग्गी में ढूंढ रहे हैं वोट। और झुग्गी वाले लोग समझ रहे, जो भी है संवेदनशील व्यक्ति है, पहले उसको समझो कौन है वो झुग्गी के लोग। इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, देश कोई नहीं देख रहा है, राज्य का हित कोई नहीं देख रहा। सब अपने अपने वोट की राजनीति वो तवे पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए, विकास के लिए कहीं से कतई भी क्षमा योग नहीं बनता, जहां तक मैं समझता हूँ। रही बात राजनीति की, राजनीति सब लोग कर रहे हैं, मुद्दा ये होना चाहिए कि हमको देश के लिए, विकास के लिए क्या करना चाहिए। इनकी तरह विज्ञापन, जो विज्ञापन में जितने पैसे खर्च किए, एक प्रोजेक्ट है विज्ञापन में, मुश्किल से 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ से खर्च हो गए विज्ञापन में, पैसे कहाँ से आए भाई। तो ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे का, केजरीवाल जी ने जितना उड़ाया पानी की तरह, अपने संपत्ति की तरह, वो इतिहास तो कभी माफ नहीं करेगा। चाहे वो बीजेपी के कोई लीडर ऐसा करते हैं तो वो भी राष्ट्र के लिए गलत है, इन्होंने किया, ये राष्ट्र के लिए राष्ट्रद्रोह का काम है। राकेश जी, लेकिन आप तो बातों बातों में कह गए कि आप हम आम आदमी पार्टी को तो वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, नहीं दूंगा। चाहे जिसको किसी को दे दूंगा, लेकिन हम आम आदमी पार्टी को नहीं दूंगा। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, 11 सोसाइटी का मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको इंटरनल, जितने उम्मीदवार गए हैं 3-4 कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, चैनल पे बात कर रहा हूँ। जो लोग गए, चाहे वो बीजेपी बहुत मुस्कुरा रही है, वो सोच रही होगी इनको नहीं मिलेगा तो हमें मिलेगा। प्रदीप जी इतना खुश ना होइए, जरूरी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को मिलेगा। देखिए किसको मिलेगा वो अलग मामला है, लेकिन मैं तो वेलफेयर एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके उम्मीदवारों को स्वाभाविक है, लेकिन जो बात समझिए, ये बोलने के लिए कुछ भी बोल दे। अरे पहले मैं कह रहा हूँ कि आपके लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, एक लीडर का, चाहे आतिशी हो, चाहे क्या नाम है सौरभ हो, जो बड़े लाइमलाइट में, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, नार्को टेस्ट में बैठिए, उसके बाद देश के लोगों से बात कीजिए, फिर साइंटिफिक टेस्ट। इस पर कोई बात ही नहीं करता, ना कांग्रेस बात करती, बीजेपी, क्योंकि अंदर खाने कहीं सब लोग मिले हुए, सब एक दूसरे के हित की बात करते हैं। लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस, बीजेपी, अब बसपा एक लाइन में आ गए, ये बेचारे पड़ गए। 10 साल कितना झेल पाएंगे जनता को, कितना झूठ बोलेंगे, कितना परेशान करेंगे, कितना, कब तक, क्यों, किस लिए, व्हाई, व्हाट फॉर। ठीक है कुमार राकेश जी, एक सेकंड रोक रही हूँ, समय बड़े तेजी से हो रहा है। रुद्र प्रताप जी, प्रदीप जी 1 मिनट आ रही हूँ।
रुद्र प्रताप जी, यहाँ तो मुझे लग रहा है जो चीजें अभी इतनी चर्चा से निकल कर आई हैं, अब ये तो वो जनता जो वहां रह रही है, मुझे लगता है वो उसका माइंडसेट हो चुका होगा अब तक। तो वो तो ठीक है, पब्लिक डोमेन में कोई बड़ा दिग्गज आता है, वो वादे करता है, वो कहता है उनके लिए क्या हो रहा है। कुमार राकेश जी ने भी बड़ी बात निकाली है, ये भी तो देखिए वो लोग कौन है, क्या चीजें हैं उसके लिए, और सारे लीडर्स का नार्को टेस्ट होना चाहिए, कौन सच्चा। तो मुझे लगता है ये तो एक अलग बात हो गई, कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन पब्लिक जो होती है ना, वो झुग्गीवासी हो, मध्यम वर्गीय हो, अपर हो, मिडिल हो, कोई भी हो, XYZ, उनका एक माइंडसेट अब तक तो हो चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें और ज्यादा भी सोचने की जरूरत है कि कोई हमें बड़े बड़े वादे करने आएगा और हम उस पर विश्वास कर लें। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही आवाज। जनता देखिए हमेशा माइंड सेट कर लेती है, लेकिन क्या होता है कि हर राजनीतिक दल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। कारण क्या है कि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो लास्ट मोमेंट में स्विंग करते हैं और उसका फायदा राजनीतिक दलों को होता है। तो मुझे इस चुनाव में यही लग रहा है कि कोई पार्टी कोई भी छोटी से छोटी कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। और जब मैंने पहले भी कहा कि इस बार टेस्ट होना है अरविंद केजरीवाल का, कारण क्या है कि एक ही चीज आप बार बार नहीं कह सकते हैं, केवल वादे करना, आरोप लगाना, क्योंकि अब आप 10 से 11 साल सरकार चला चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको बताना, और ये बात आप पहले दिन से आपको पता है कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली कैसे चलता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा से ऐसे ही रहा है। तो आप आरोप लगा के नहीं बच सकते। जैसे आम आदमी पार्टी का भी प्रवक्ता कह रहे थे DDA के पास जमीन है, जैसे ही सरकार बनेगी तोड़ देंगे, तो अभी भी तो उन्हीं के पास है। उसके लिए आपको सरकार बनाने की क्या जरूरत है? बिना सरकार बनाए तोड़ देंगे अगर चाहेंगे तो ये इस तरह के जो डरावने वादे हैं, ये आम आदमी पार्टी बहुत पहले से करती आ रही है और वो चीज काफी समय तक बीत गया है। इस बार चुनाव में लोग जानना चाहते हैं कि जिस राजनीति के साथ, जैसे कुमार राकेश जी बता रहे थे कि आप आए थे, उसमें नयापन क्या है। अब आप भ्रष्टाचार के आरोप से जेल जाकर के आप वापस आए हैं और आप दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। भाई शीला दीक्षित जी ने इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि 15 साल में जो दिल्ली में काम हुए हैं वैसे काम नहीं हुए हैं, लेकिन शीला दीक्षित जी के ऊपर भ्रष्टाचार का केवल आरोप लगाकर आप चुनाव जीत गए थे और अब तो आप जेल जाकर आ गए हैं। शीला दीक्षित जी जेल थोड़ी गई थी। तो सवाल ये है कि अब एक समय के बाद आपको जवाब देना पड़ता है। केवल सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब होता है, और वो जवाब आपको अब जनता को देना पड़ेगा। जिस भी मुद्दे पे बात होगी कि 10 साल के शासन कार्य में जो भी आपने किए थे, जो राजनीतिक बदलाव की बात करी गई थी, क्या वो हुई या नहीं। अगर नहीं हुई है तो जनता उससे उस तरीके से नहीं लगी, क्योंकि बाकी राजनीतिक दल भी तो वैसे थे। कांग्रेस की सरकार खराब क्या थी, जब अगर आप बदलाव करने आ रहा है यार आपने कुछ बदलाव नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता। शीला दीक्षित जी एक बार और रह लेती है, 2 बार और कांग्रेस सरकार बना लेती। जो आप नयापन लेकर आने वाले थे वो नयापन दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली में काफी समय से रह रहे हैं। तो वो बदलाव नहीं दिखाई दे रहा जो एक राजनीतिक बदलाव के साथ अरविंद केजरीवाल आए थे, और वो 10 साल बाद अब उनको जवाब देना पड़ रहा है। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में वो जवाब देना अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ रहा है। इसलिए मुद्दों को भटकाने के लिए वो इधर उधर के आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि अब बहुत कम वक्त रह गया है इन सब चीजों के लिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है। प्रदीप जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा। राकेश जी देखिए, कुमार वरिष्ठ पत्रकार जी उनका नाम है, हाँ राकेश जी ने एक बात बोली कि बहुत से लोग गए और लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, उनको देख करके दरवाजा बंद कर दिया। अब ये स्वाभाविक सी बात है, हम सभी कार्यक्रम पे हम सबने देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उन्होंने बहुत बड़ा सूत्र दिया है कि आने वाले समय में होना क्या है। आतिशी जी, अरविंद जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो, और सिसोदिया जी, संजय सिंह जी का पता नहीं है, लेकिन ये जितने बड़बोले नेता हैं सबकी जमानत जब्त होने वाली है। ये आज के आपके इस कार्यक्रम में इसका सूत्रपात हो चुका है। और वो कोई राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, उनका व्यवसाय पत्रकारिता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये बातें बताई कि मैं साफ में बोला, ये मेरे लिए एक बहुत ही, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि जिस प्रकार से खुल साफ गोई से उन्होंने बोल दिया है, ये खाली वही नहीं, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की आवाज है। आकाश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ कह रहा हूँ, अभी भी इन्होंने झुग्गी पे जवाब नहीं दिया। अब ये राकेश जी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। अरे आप अपने झुग्गी पे जवाब दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए राकेश जी किसको वोट करेंगे किसको नहीं करेंगे, वो उनका अधिकार है, उनका मन है। आप झुग्गी पे जवाब दीजिए। आपके प्रचार आप क्या उनकी पीठ बचाने में लग गए? सामने नहीं आने दे रहे हैं, ये क्या करना है? क्या जवाब दीजिए ना।
चलिए अगली बार, अभी तो समय है, प्रचार के लिए जाएं, सोच समझ के जाइएगा बीजेपी, और वो ऐसा ना हो कि वहां से कुछ ऐसी चीजें आने लगे कि फिर मुझे यहाँ बैठ के पूछना पड़ेगा कि भाई आप दोनों को ही नकारा जा रहा है, अब तीसरा कौन। फिर तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो सकती है। मुझे लगता है 3 लोग तो हैं ही महत्वपूर्ण। देखिए सही बात है, क्योंकि जिस हिसाब से बातें हो रही हैं और जिस हिसाब से सच्चा हितैषी दिखाने की कोशिश हो रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वहां से थोड़े दिन बाद कोई और रिवर्ट, क्योंकि जनता का जो एक आता है ना पलट के वार, उसके आगे सब एकदम चित्त हो जाते हैं। तो अभी तो काफी दिन बाकी है। हरियाणा में भी आ रहा था इसी तरह से। मैं तो भगवान से हर दिन यही प्रार्थना करता हूँ, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस के कम से कम 1-2 विधायक पहुंचने चाहिए विधानसभा में। 15 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। ये बहुत ही तिलांजलि वाली बात होती है कि एक समय में आप 15-3 कितनी फिक्रमंद है आप, कितनी फिक्र है आपको कांग्रेस की, कितनी फिक्र है प्रदीप जी। पिछली बार 62 आम आदमी पार्टी, पिछली बार 8 पे थे आप, ठीक है। तो ये सोचिए कि वहां कहाँ 60 पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, वो तो पिछली बार भी नहीं थी, नहीं भी आएगी तो उनको छोड़िए, हम समझेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल आपके लिए भी चुनौती है। नहीं राखी, ऐसा है, मैं आपका बेस्ट तो पार्टियां लामबंद हो गई है, अब जारी हो गई है। कुमार राकेश जी फिर से बोलिए, नहीं सुन पाए। मैंने कहा कि इस बार क्या हुआ है कि कांग्रेस हो या बीएसपी हो या बीजेपी हो, ये तीनों जो है एक साथ एक मंच पे खड़े हो गए। पता नहीं क्या चमत्कार है, और आप पार्टी वहां पे बेचारी हो गई है और सारे उनको दुश्मन देख रहे हैं। अब देखिए बेचारे, इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है केजरीवाल की, किस तरह से चारों तरफ गिर गए। आज किसी उधर बेचारे खुद परेशान है। मनीष सिसोदिया बेचारे शांत है अभी तक, मतलब पूरा कोई प्रचार तक नहीं खोल पाए त्रिवेंद्र मारवा के सामने। तो बड़ा मुश्किल है। आपके लोग बोल रहे हैं कि सब बताइए कि बीजेपी वाले ने ऐसे कैंडिडेट कहाँ से ढूंढ के निकाले हैं। कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं, तो कांग्रेस जान रहे हैं हमारी औकात ताकत क्या है। लेकिन बीजेपी के जो है लोग, वो पूरे आक्रामक मुद्रा में है। कपिल मिश्रा को कैसे झेलेंगे, ये गहलोत को कैसे झेलेंगे, इन्हीं की पार्टी से आए हुए लोग हैं। इसलिए जो लोग आए हैं, जो भी चुन चुन के उन्होंने लिया भी है, 5 कांग्रेस वालों को दिया है, 6 उन्होंने आप वालों को दिया है, जो कि सशक्त हैं और जो उनके आजिज, उनके पैमाने से, उनके दादागिरी से आजिज हो क्या है। मैं बीच में रोक रही हूँ सर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर देखिए, एक बात तो है, जो झुग्गियों का झंझट है और तेज हुई चुनावी खटपट, ये होनी ही है। लेकिन वाकई में सच्चा हितैषी कौन है, अभी तो चुनाव प्रचार और चलेगा, उसके बाद आप जाएंगे, उसके बाद आप बातें रखेंगे, वहां से क्या निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2.5 लाख 20 लाख आबादी कम नहीं होती है, तो ये देखने वाली बात है कि इनके जो वोट है वो किसकी तरफ जाते हुए दिखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।